Jungle. हाँ जी बच्चा पार्टी, कौन बनेगा प्रोफेशनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीए गौतम सेठी। अब बच्चों, कौन बनेगा प्रोफेशनल में और कौन बनेगा करोड़पति, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहले मैं आपको एक छोटा सा इस पे डिफरेंस बताऊं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब किसी भी कैंडिडेट को लाइफ में एक मौका देते हैं, सिर्फ एक मौका। वो हॉट सीट पर बैठे और करोड़पति बने या लखपति बने या वापस आ जाए। लेकिन ये जो हमारा शो है कौन बनेगा प्रोफेशनल KBP, इसमें बच्चों अगर एक बार कोई बच्चा प्रोफेशनल बन जाता है अपनी डेडिकेशन के साथ, तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग करोड़पति बनता ही रहता है। तो इसीलिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है। लक्की विनर हो आप जिनको ये मौका मिला। सब लोग इस कोर्स को नहीं अडॉप्ट कर सकते। अब बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है और फिर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह से हमारी हेल्प करती है कि हम इवेल्युएट कर पाएं कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर एक बार में देना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा और कम सिर्फ उसी सिचुएशन में पॉसिबल है जहां पर हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट ऑफर करे और वो डिस्काउंट हमारी इंक्रीमेंटल रेलिवेंट कॉस्ट से ज्यादा हो। तब जाकर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिफरेंट क्वांटिटी का ऑर्डर देने का सोच सकते हैं। अब जो मैंने लास्ट टाइम आपसे ये भी कहा था कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे बना, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो एक बार मैं लास्ट क्लास का वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि उसी में छुपी हुई है इसकी डेरिवेशन। और बच्चों, मैं 2008-2009 के अंदर जब इंडिया में सैटेलाइट क्लासेस शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैं ईटन CA की फैकल्टी था। मतलब मैं उसका जो फर्स्ट वेंचर था एजुकॉम सॉल्यूशंस का ईटन CA के नाम से, तो मैं वहां पर बच्चों कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता था। और तब से मैं बच्चों को इसके बारे में बता रहा हूं कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। राइट, तो बच्चों आओ शुरू करते हैं कौन बनेगा प्रोफेशनल के अंदर एक बार फिर से। अब देखो, लास्ट टाइम जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन हुई तो हमने वहां पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखी थी कि कैसे ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफिकली निकाली जा सकती है। और उसके बाद हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिस्कस किया। राइट, अब जरा ध्यान से इस डायग्राम को दोबारा देखो। इस डायग्राम के अंदर एक हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो धीरे धीरे से कम हो रही है, हौले हौले से कम हो रही है। ये कम कब हो रही है? जब हमारा ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर साइज के बढ़ने से हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाते हैं, इसीलिए हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे आप अपना ऑर्डर साइज बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपको इसको होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसीलिए आपकी होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट वो बढ़ती जा रही है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट है जो बढ़ती जा रही है और ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो कम होती जा रही है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ओनली क्वांटिटी एट विच एनुअल स्टोरेज कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वलाइज। अब आप नोटिस करो, आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट सिर्फ एक जगह पर बराबर हो रही है। और वो कौन सा पॉइंट है बच्चों? वो है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट। इसी इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को हमने नाम दिया हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ इट्स टाइम कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला कैसे बना। राइट, तो बच्चों यहां पर इसको हम समझते हैं
डेरिवेशन की हेल्प से कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, राइट। ये डेरिवेशन बच्चों मैंने खुद बहुत ध्यान से पहले खुद समझी और फिर मैंने दूसरों को समझाना शुरू किया। तो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला कैसे बना। आओ बच्चों दिल थाम के बैठो और देखो इसकी डेरिवेशन। ग्राफिकली इट इज क्लियर, क्या क्लियर हुआ है हमें ग्राफिकली। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ओनली क्वांटिटी, ओनली का मतलब नॉट एन एक्सेप्शन इज देयर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ओनली क्वांटिटी एट विच, जहां पर ये हुआ है, एट विच एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, annual ordering cost is equal to annual storage cost। सिर्फ ये इकलौती क्वांटिटी ऐसी है जहां पर ऐसा हो रहा है। अब बच्चों आपको पता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए होते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा, अगर मुझे 60,000 किलो सामान मंगवाना है और मैं एक बार में 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 अगर मंगवाऊंगा तो उससे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, विच इंप्लाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड या एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड, हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आपको याद होगा बच्चों मैंने लास्ट क्लास में अपने एग्जाम्पल में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 5,000 रुपए मानी थी। तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उसको मैंने 5,000 से मल्टीप्लाई किया था और मैं पहुंच गया था अपनी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। और इसी तरह से बच्चों अगर कोई मुझसे पूछे कि एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर कैसे पहुंचोगे, तो इसके लिए हमें चाहिए एवरेज क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड, हमें कितनी क्वांटिटी स्टोर करनी पड़ेगी एवरेजली। अब लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि अगर मैं 6,000 किलो सामान एक बार में मंगाऊंगा तो 6,000 किलो आएगा तो जरूर, लेकिन वो धीरे धीरे से 0 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब शुरू 6,000 किलो से हुआ लेकिन समापन उसका 0 पर होने वाला है। ओपनिंग अगर 6,000 है किसी पीरियड के बिगिनिंग में तो उसका एंड 0 है। तो व्हाट इज द एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जिसके लिए बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट बताया। एवरेज क्वांटिटी पर पहुंचने के लिए ऑर्डर साइज को सीधा 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो एवरेज क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड, multiplied by annual storage cost, annual storage cost per unit of material। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो बच्चों आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो फिर तो आप फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हो, राइट। तो इसीलिए यहां पर कॉस्ट पर यूनिट से मेरा क्या मतलब है, अगर मेरी मटेरियल किलो में आता है तो मैं यहां पर एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी लूंगा। अगर वो लिक्विड है और मैं उसको लीटर्स के अकॉर्डिंगली खरीदता हूं तो मैं यहां पर एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर लीटर लूंगा। और अगर वो कपड़ा है तो मैं इसको पर मीटर लूंगा, राइट। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, देखते रहो आज तक। अब बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड
पर कैसे पहुंचा जाए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे पहुंचने के लिए आप अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को आप अपने ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दो। जैसे अगर 60,000 केजी मटेरियल मंगवा रहे हो और एक बार में 2000 मंगवाओगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 30 ऑर्डर्स। एक बार में 3000 मंगवाओगे तो 60,000 डिवाइड बाय 3000 टू 20 ऑर्डर्स। 60,000 डिवाइडेड बाय 5000 12 ऑर्डर्स। 60,000 डिवाइडेड बाय 6000 10 ऑर्डर्स। इस तरह से ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल कर आएंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बच्चों मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट से, राइट। तो ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड, जिसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, आज रिकॉल करवा रहा हूं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट को अगर मैं नाम दे दूं ए, राइट, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को मैं नाम दे रहा हूं ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू वंस अगेन ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एस फॉर स्टोरेज कॉस्ट। अब बच्चों यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये ऑर्डर साइज जो यहां पर डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाकर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और हम सभी जानते हैं x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, और ऑर्डर साइज को ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर साइज स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 2 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो s है ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे चेंज होगा आओ समझो ना। 2AO by S and that is your order size का स्क्वायर, ऑर्डर साइज का स्क्वायर। और जब आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये आपको बदला कुछ दिखाएगा। क्या हमने सुना है x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, व्हाट इज x? स्क्वायर हटाना है तो यहां पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों द फॉर्मूला विल बी योर ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी, व्हाट इज दैट? स्क्वायर रूट ऑफ 2AO by S। तो लास्ट में हम कंक्लूड करते हुए क्या लिख सकते हैं? 10 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट। तो हियर कम्स द फॉर्मूला, राइट। तो ये है बच्चों इसकी डेरिवेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंस गिवन टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो इसका बेस है आपका वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही इस डेरिवेशन को पॉसिबल कर पा रहा है। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हाँ जी बच्चों, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एक बार इसको रिकॉल कर लो कि कैसे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने क्या नोटिस की कि ग्राफिकली हमें पता चला क्या कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ओनली क्वांटिटी, सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही ऐसी क्वांटिटी है जहां पर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट बराबर होती हैं,
और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे पहुंचने के लिए हम अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को किसी भी ऑर्डर साइज से डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से ये ऑर्डर साइज मेरा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, राइट। और इसको एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करने पर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मिलेगा बच्चों मुझे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पे पहुंचने के लिए मैं एवरेज क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड को मल्टीप्लाई करूंगा एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट से। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर ये एनुअल रिक्वायरमेंट हमें पहले से कैसे पता चलेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगने वाली है इसको हम पहले से कैसे इवेल्युएट कर लें, स्टोरेज कॉस्ट क्या लगने वाली है इसकी कैसे डिटर्मिनेशन कर लें। तो बच्चों ये है 3 कदम जो हमें चलने हैं। सबसे पहला एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट पर पहुंचने के लिए बच्चों 2 तरीके हैं। पहला तरीका पीरियोडिक कंजम्पशन इनटू नंबर ऑफ पीरियड्स। एक छोटा सा पॉइंट, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा कि आपके घर में मम्मी डिसाइड करती है कि कितना आटा लेकर आना है, तो मम्मी से अगर आप पूछो कि मम्मी कितना आटा कंज्यूम होता है, तो मम्मी बता सकती है कि बेटे 1 हफ्ते में 5 किलो होता है। तो 1 महीने में कितना होगा, जनरली 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल का इवेल्युएट करना चाहते हैं तो पूरे साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। तो अगर 1 महीने में आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे साल का इवेल्युएट कर रहे हैं तो आप 52 वीक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट पे पहुंचने का तरीका, अगर मुझे वीकली कंजम्पशन पता होगी तो मैं नंबर ऑफ वीक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे मंथली कंजम्पशन पता होगी तो मैं नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे डेली कंजम्पशन पता होगी तो मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये है बच्चों एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रिक्वायरमेंट पर पहुंचने का सिंपलेस्ट तरीका। वरना एक और तरीका भी तो है, वो तरीका है बच्चों एक्चुअल बेसिस पर इवेल्युएट करना। अब बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको शुरू में एक फॉर्मूला रिकॉल करवाया था अकाउंट्स का, याद करो वो शाम नहीं सर, क्लास तो सुबह हुई थी। हाँ बच्चों वही सुबह याद करो ना। अगर मुझे क्वांटिटी सोल्ड पर पहुंचना हो तो क्वांटिटी सोल्ड पर पहुंचने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग क्वांटिटी प्लस परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग क्वांटिटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिक्वायर्ड परचेज्ड क्वांटिटी क्या होगी तो हम क्या करें, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड, क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी। तो जो पढ़ तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहे हो, लेकिन यूज किसका हो रहा है, अकाउंट्स का। क्योंकि बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें अकाउंट्स से ही आएंगी, तो इसीलिए ये अकाउंट्स की सिस्टर है, कजन सिस्टर, राइट। लेकिन ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, और या फिर आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें अकाउंट्स और कॉस्टिंग से रिलेटेड आपके पास आएंगी। तो आओ बच्चों मैं इसको समझाने की कोशिश करूं। फॉर proper evaluation of economic order quantity, for proper evaluation of economic order quantity, the following: three requirements. The following 3 requirements should be evaluated. Should be evaluated in advance. With accuracy. अब हालांकि आप इवैल्यूएशन तो एडवांस में कर रहे हैं, लेकिन जितना एक्यूरेसी के साथ
आप इन तीनों चीजों को इवेल्युएट कर लोगे, उतना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। और वो तीन चीजें कौन है बच्चों? आओ वन बाय वन हम उन तीन चीजों की तरफ चलें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, इवेल्युएशन ऑफ एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को इवेल्युएट कर लो। और एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए हमारे पास है बच्चों दो ऑल्टरनेटिव्स, एंड योर ऑप्शंस आर, पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कंप्यूटर जी? पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप अपनी पीरियोडिक कंजम्पशन को नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? पीरियोडिक कंजम्पशन। हर बिजनेस हाउस को ये बात पता होती है कि उसको कितना रॉ मटेरियल वीकली बेसिस पर कंज्यूम करना होता है, कितना रॉ मटेरियल मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर कंज्यूम करना होता है। बस यही चीज तो हमें हेल्प कर रही है। तो इसीलिए पीरियोडिक कंजम्पशन इनटू नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स इन एन ईयर, एक साल में कितने पीरियड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं, राइट। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप रिक्वायरमेंट का मतलब परचेज को समझो कि परचेज कितनी करनी पड़े, तो उसके लिए क्या करें? दूसरा तरीका, एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी बेचने वाले हैं, प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी। आपको बच्चों लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक बच जाए वो हमारी किस्मत, लेकिन बचाया जरूर जाता है, क्योंकि हमें अगले दिन, अगले हफ्ते जो बेचना है वो हमारे पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर हमारी दुकान पर खड़ा हो, हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में खड़ा हो और हम उससे कहें अरे भाई साहब आप 10 मिनट वेट करो, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। वो भी बच्चों हैरान और परेशान हो जाएगा कि क्या बोलकर गए हैं, तुम 10 मिनट वेट करो, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। इसका मतलब अल्टीमेटली ये मुझे 1 घंटा पागल बनाएगा। तो इसीलिए कोई भी कस्टमर आपकी इतनी वेट नहीं करेगा, जल्दी से जल्दी उसको सामान डिलीवर चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी, सर ओपनिंग क्वांटिटी भी आप एस्टिमेटेड ले रहे हो, ये तो एटलीस्ट एक्चुअल ले लो। नहीं बच्चों, अगर मुझे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर के बारे में एस्टिमेशन करनी हो, तो मैं ये एस्टिमेट कब करूंगा? क्या मैं ये एस्टिमेट अप्रैल के मंथ में करूंगा? नहीं, ये एस्टिमेट फरवरी या मार्च में हो रहा होगा। जैसे आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट बजट कब लेकर आती है? बजट लेकर आती है जनरली फरवरी के मंथ में। वो बजट एप्लीकेबल कौन से पीरियड से रिलेटेड होता है? वो अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है, लेकिन बजट एडवांस में बनाया जाता है। इसी तरह से आपकी मम्मी जब किचन में जाती है ना, तो एकदम डिब्बा खोलकर शुरू नहीं हो जाती बनाना, पहले ड्राइंग रूम या बेडरूम में बैठी बैठी सोच रही होती है कि आज क्या बनाऊं कि बच्चे आराम से खा पी लें और मेरे ऊपर कोई लाइव टेलीकास्ट भी ना करे, राइट। तो बच्चों इसीलिए मम्मी पहले एस्टीमेट लगाती है, फिर उस एस्टीमेट को एग्जीक्यूट करती है, राइट। यही काम हमारे साथ भी तो होता है। हमें भी अगर कुछ पढ़ना है, कुछ प्लानिंग पहले की जाती है ना। अगर आपके पेपर्स दिसंबर में हैं तो बच्चों उसके लिए प्लानिंग होगी पहले। ये नहीं कि नवंबर आ रहा है और हम सोच रहे हैं अगले महीने पेपर है, चलो थोड़ा सा पढ़ ही लूं। नहीं, आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों मैंने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने लिखा एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी जो हम बेचेंगे, प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी जो हम रखना चाहते हैं,
माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी जो हमारे पास होगी इन द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड, बट वो एस्टिमेटेड है क्योंकि ये प्लानिंग हो रही है एडवांस में, राइट। तो ये है बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट। अब मैं इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स की हेल्प से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस एग्जाम्पल को जरा समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, इफ वीकली कंजम्पशन, if weekly consumption is 500 kg of material, then average annual consumption is equal to, आजकल आपको पता है बच्चों एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अच्छा, आजकल होते हैं सर, पहले कितने होते थे? पहले बच्चों हिंदी में इसको 52 हफ्ते कहते थे, राइट। आजकल इंग्लिश के अंदर इसको 52 वीक्स कहते हैं। तो ये है आपकी 26,000 की एनुअल एवरेज रिक्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन आपसे कहे इफ मंथली कंजम्पशन, मतलब आपको एवरेज वीकली कंजम्पशन देने की बजाय वो मंथली कंजम्पशन दे दे। इफ मंथली कंजम्पशन इज, लेट इट बी 2500 kg ऑफ मटेरियल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? एक साल में आजकल कितने महीने होते हैं? तो वो होते हैं 12। तो एवरेज एनुअल रिक्वायरमेंट या एवरेज एनुअल कंजम्पशन, एवरेज एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 2500 kg मंथली इंटू 12 मंथ्स, ये हो जाएगा 30,000 kg ऑफ मटेरियल। हाँ जी बच्चा पार्टी, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये जो एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिया, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के कंटेक्स्ट में लिया। अब सेकंड ऑल्टरनेटिव के कंटेक्स्ट में भी एक एग्जाम्पल तो बनता है। तो आओ बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड। सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या होगा? कोई भी बिजनेस हाउस अपनी सेल्स को एस्टीमेट लगाता है, राइट। तो एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड, उसको कितनी क्वांटिटी बेचनी है इन द कमिंग ईयर। अब बच्चों ये मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट, ऊपर मैंने क्या लिखा था? कंजम्पशन। मैं कंजम्पशन प्रोडक्ट की नहीं करता क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं। तो मैं कंजम्पशन किसकी करूंगा? मैं मटेरियल की कंजम्पशन करूंगा, बट मैं बेचता नहीं हूं मटेरियल, मैं बेचता हूं प्रोडक्ट। तो एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर, लेट इट बी 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, माइंड इट, 8,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, नॉट मटेरियल। उसके अलावा हमें अपने पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना है, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। हम प्लानिंग करके बैठे हैं कि जितना बेचने वाले हैं ना उसका 50% हम अपने पास संभाल कर भी रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी रखेंगे। लेट इट बी 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स, राइट। और एस्टिमेटेड क्लोजिंग के बाद
ओपनिंग क्वांटिटी, एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी, वो भी बच्चों क्वेश्चन आपको मेंशन कर देगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बनाना पड़ रहा हो, राइट। तो एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी, लेट इट बी 2000 यूनिट्स, यानी आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 2000 यूनिट्स होने की संभावना है, उम्मीद है आपको, राइट। लेकिन बच्चों मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने मटेरियल के लिए निकाल रहा हूं, तो अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूं, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इज इक्वल टू, लेट इट बी 5 kg। एक यूनिट के ऊपर 5 किलो मटेरियल लगता है। बच्चों पहली बात, मुझे अपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी, एंड द रिजल्टेंट फिगर इज 10,000 यूनिट्स। और 10,000 यूनिट्स को जब मैं 5 किलो से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा मेरी रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, राइट। तो आओ बच्चों ध्यान से सुनो ना। नाउ रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, मटेरियल की प्रोडक्शन नहीं होती, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन किसकी, ऑफ द प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड, एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी, दैट इज। चलो बच्चों जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को पुट करो ना। मेरे पास एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड है 8000 यूनिट्स। मैंने कहा मैं अपने पास कितना रखूंगा, तो क्वेश्चन ने मुझे कह दिया 50% जो मैं बेचूंगा उसका। तो 50% ऑफ 8000 यूनिट्स आजकल होता है 4000 यूनिट्स, और जब मैं इसमें से 2000 यूनिट्स को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक यूनिट को बनाने के लिए 5 किलो मटेरियल चाहिए, तो 10 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स into 5 kg per unit, and the resultant figure is 50,000 kg, right। जैसे बच्चों आप लोग ब्रेड पकोड़ा लेने जाते हो या समोसे लेने जाते हो, तो क्या वो आपके लिए स्पेशल ब्रेड पकोड़े के लिए ब्रेड काटता है, फिर उसके अंदर आलू पनीर वगैरह भरता है, या उसने पहले से ही उनको हाफ बेक्ड करके रखा होता है? तो आप कहेंगे यस सर, वो हाफ बेक्ड पहले ही रख लेता है, और ये बच्चों उसका रूटीन काम है। इसका मतलब वो सुबह आता है, पहले ब्रेड्स को काटता है ट्रायंगुलर शेप में, उसके बाद उसके अंदर आलू पनीर वगैरह भरता है, फिर उसके ऊपर बेसन लगाता है, राइट, और उसके बाद उसको कढ़ाई के अंदर स्विमिंग करवाता है। थोड़ी देर तक उसको तलते तलते उसके बाद उसको निकाल कर साइड पे रख लेता है। फिर जब आप शाम को हो जाते हो, भैया 4 ब्रेड पकोड़े पैक कर दो, तो वो आपके सामने दोबारा उन 4 ब्रेड पकोड़ों को जो ऑलरेडी हाफ बेक्ड है उनको निकाल कर दोबारा से स्विमिंग करवाता है। फिर कढ़ाई के अंदर स्विमिंग होती है ब्रेड पकोड़ों की, और वो गरम गरम बाहर आते हैं। उसके बाद वो उनको छोटे छोटे पीसेज में कट करके उसके ऊपर चाट मसाला घर पे जाकर आराम से मजे लेते, राइट। इसका मतलब उसको पता है कि कस्टमर आएगा, तो वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कस्टमर को हम कहें बैठो भाई साहब
मैं आपके लिए ना ताजे ताजे ब्रेड पकौड़े बनाऊंगा। अब भाई ये तो मेरे सामने ब्रेड काट रहा है, ओ भाई साहब, उसके बाद ये आलू लगाएगा, उसके बाद ये बेसन लगाएगा, पता नहीं कितना टाइम मेरा वेस्ट करेगा। तो इसीलिए उसको पता है कस्टमर वेट नहीं करेगा, इसीलिए वो पहले ही आधे से ज्यादा काम करके बैठा होता है। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? तो यही काम यहां पर हो रहा है बच्चों। अगर उसको पास रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल के अंदर भी डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, तो बच्चों यहां पर वो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड भी होगा और एस्टिमेटेड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस भी होगा, तब जाकर उसकी रिक्वायर्ड परचेज ऑफ मटेरियल सामने आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए दो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है एवरेज कंजम्पशन के बेस पर, दूसरा है एस्टीमेट के बेस पर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले ही एस्टीमेट कर लो और उसके बेस पर इस स्पेसिफिक ईयर की रिक्वायरमेंट को ढूंढ लो। राइट? ये है जनरल रिक्वायरमेंट और ये है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये है बच्चों हमारा पहला पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको कहा इवैल्यूएशन ऑफ एनुअल एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट। राइट? अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आओ जरा समझते हैं, इससे और आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों एस्टिमेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एस्टिमेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आपको पता है बच्चों, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट लेनी होगी? सोचो। सबसे पहले जिसने ऑर्डर देना है वो बच्चों अपना टाइम लगाएगा। सबसे पहले वो एक कैलकुलेशन करेगा कि मैंने किसको ऑर्डर देना है, क्या उसके अंदर उसका टाइम नहीं लग रहा? वो जो टाइम दे रहा है उसकी भी तो कुछ कॉस्ट है। तो बच्चों सबसे पहले उस पर्सन ने जो टाइम लगाया वो उस ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। उसके बाद जब वो किसी को ऑर्डर दे रहा है तो उसके लिए एक फॉर्मल लेटर उसको भेजेगा, कोरियर करेगा, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, राइट? फिर जो सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, उसके ऊपर भी खर्चा हो रहा है। फिर जो सामान हमारे यहां पर पहुंचा उसका हम फीडबैक दे रहे हैं, किसका इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, किसको? सप्लायर को। इन सब चीजों के अंदर जो भी खर्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज टू फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ वो नहीं है कि हमने किसी ट्रांसपोर्टर को कह दिया भैया ये 5000 किलो ट्रक में भर के ला दो और वो भी भर के ले आया। नो, इसके लिए हमें कुछ अपने लेवल पर भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, एस्टिमेट द एन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। पर ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसीडर करते हैं, तो नोट डाउन, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज टू इंक्लूड ordering cost is to include number 1 communication charges। कम्युनिकेशन, हमने उसको कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन चार्जेस लाइक पोस्टेज, proportionate salary, proportionate salary of the staff involved। राइट? तो ये है बच्चों सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करोगे
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, तो ये भी बचा पार्टी हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा इंस्पेक्शन करने में जब सामान आ गया तो उसके बाद उस सामान की इंस्पेक्शन होती है कि जो सामान मंगवाया, जिस क्वालिटी का उसने दिखाया, क्या वही भेजा, कुछ और तो नहीं भेज दिया। तो इसीलिए इंस्पेक्शन एंड फीडबैक रिलेटेड कॉस्ट, इंस्पेक्शन एंड फीडबैक रिलेटेड कॉस्ट। तो एक ऑर्डर प्लेस करने पर आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड बर्डन बियर किया, एक ऑर्डर प्लेस करने से आपने ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, एक ऑर्डर की वजह से आपको लोडिंग और अनलोडिंग करवानी पड़ी, एक ऑर्डर की वजह से आपको इंस्पेक्शन और फीडबैक रिलेटेड कॉस्ट बियर करनी पड़ी। ये तीनों की तीनों कॉस्ट जब एग्रीगेट करोगे तो वो बनेगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो ये है बच्चों हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। आप इसको एडवांस में कैलकुलेट करवा लो, एडवांस में इसको पता करवा लो कि आपका क्या खर्चा होने वाला है। ये नहीं कि देखा जाएगा ट्रांसपोर्टर उस टाइम पर कितने पैसे मांगेगा। पहले से आप ट्रांसपोर्टर से बात कर लो कि हम आपको ऑर्डर देने वाले हैं, बताओ कितने में हमारी जो सामान है उसको उठाकर भी लेकर आओगे और हमारे यहां पर डिलीवर भी करवाओगे। तो वो सारा का सारा बर्डन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, राइट। तो ये बच्चों वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री के अंदर लोग अडॉप्ट करते हैं। हम जैसे लोग कई बार ये सोचते हैं क्या लगा, ट्रांसपोर्टर कोई तो पैसे दिए, वो स्टाफ तो वैसे भी खाली बैठा हुआ था, उसने काम क्या करना था, उसको तो वैसे भी सैलरी मिलनी थी। लेकिन बच्चों जो प्रोपोर्शनेट सैलरी का बर्डन है वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, राइट। इसके बाद नंबर 3 की पोजीशन पर कौन आ रहा है? नंबर 3 पर आ रही है बच्चों आपकी एवरेज एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, एवरेज एनुअल स्टोरेज कॉस्ट। लेकिन ये मुझे पर यूनिट ऑफ मटेरियल चाहिए। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि पहली बात मुझे एनुअल स्टोरेज कॉस्ट चाहिए और फिर मुझे उसको एवरेज करना है, तो मैं उसको किसी ना किसी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा। अब जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा कि अगर मैं 5000 किलो मटेरियल एक बार में मंगवाऊंगा तो हर वक्त मेरे गोडाउन में 5000 किलो मटेरियल नहीं रहेगा। 5000 से पहले वो 4500 होगा, फिर यूज होता होता 4000, 3500, 3000, चलता चलता जीरो तक पहुंचेगा। इसका मतलब कोई मुझसे पूछे कि इस गोडाउन में एवरेज सामान इस महीने, इस साल कितना था, तो मैं क्या बताऊंगा? इसके लिए मुझे अपनी एनुअल स्टोरेज कॉस्ट को, नाउ द पॉइंट इज, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट को एवरेज क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा, तब जाकर वो मुझे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पता चलेगा। लॉजिक समझ आ रहा है? अब ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? आप देखो, आपने जहां पर स्टोर करने का डिसीजन लिया उसके लिए आपको गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा। गोडाउन अगर अपना है तो उसका डेप्रिसिएशन का बर्डन बियर करना पड़ेगा। मतलब या तो वो रेंटेड प्रीमाइसेस होगा तो रेंट बियर करोगे, या वो ओन्ड प्रीमाइसेस होंगे तो आप उसका डेप्रिसिएशन बियर करोगे। उसके अलावा आपने गोडाउन कीपर भी रखा हुआ है। गोडाउन कीपर को भी तो सैलरी पर विजिट्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो भी आपकी स्टोरेज कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। फिर बच्चों, अगर आपने गोडाउन खोल रखा हो या गोडाउन हायर कर रखा हो तो क्या गोडाउन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बर्डन बियर नहीं करोगे? वो भी करोगे। इसका मतलब गोडाउन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो भी उसकी स्टोरेज कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये है कैश कॉस्ट, ये है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसके अलावा आप सोचो, अगर ये पैसा जो मैंने मटेरियल के अंदर ब्लॉक किया हुआ है, अगर ये पैसा मैंने किसी से फाइनेंस करवा रखा हो
तो मैं उसके ऊपर उसको क्या दूंगा, इंटरेस्ट यानी फाइनेंस चार्जेस। तो वो फाइनेंस चार्जेस भी मेरी स्टोरेज कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर वो मेरा अपना पैसा हो, मैंने किसी से फाइनेंस नहीं ले रखा, मेरा अपना पैसा हो, तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। अब बच्चों ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, ये पैसा अगर मटेरियल के अंदर ब्लॉक ना किया होता, मैंने बैंक में जमा करवाया होता, बैंक मुझे क्या देता, बैंक मुझे इंटरेस्ट देता। इसका मतलब जो इंटरेस्ट फॉरगो हो गया वो भी बच्चों इसी स्टोरेज कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, राइट। इसको कहते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो बच्चों थर्ड रेलिवेंट पार्ट इसके अंदर होता है ऑब्सोलिसेंस चार्जेस। व्हाट इज ऑब्सोलिसेंस, आप सभी को पता है, फाउंडेशन के अंदर डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको एक रीजन बताया जाता है ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलीट होना। जैसे एक फ्रेश चीज आती है तो बच्चों उसकी अलग से वैल्यू होती है, लेकिन जब वो सामान पड़ा 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 धीरे धीरे खराब होता रहता है, अगर वो पेरिशेबल है तो बच्चों वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेरिशेबल नहीं है तब भी एक फ्रेश और एक ऑब्सोलीट मटेरियल के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे आपकी मम्मी अगर अर्ली मॉर्निंग सब्जी खरीदेगी या फ्रूट खरीदेगी तो बच्चों फ्रूट या सब्जी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर वो शाम को रात को सब्जी या फ्रूट खरीदेगी तो वहां पर वो जो सेलर है, वो जो फ्रूट सेलर है या वेजिटेबल सेलर है, उसके दिमाग में क्या होता है, अरे यार बेचो, कल ये बिकेगा ही नहीं सुबह। तो इसको पता है कि वो पेरिशेबल गुड्स हैं, अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं, इसीलिए वो शाम को रात को थ्रो अवे प्राइस पर बेचते हुए जा रहे होते हैं, राइट। तो ये बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो जनरली आप लोग भी देखते होंगे। तो एवरेज एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, दैट इज, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हम अपनी एनुअल स्टोरेज कॉस्ट को एवरेज एनुअल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। एवरेज एनुअल क्वांटिटी इन द गोडाउन, एवरेज एनुअल क्वांटिटी इन द गोडाउन। और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट को जब आपने एवरेज एनुअल क्वांटिटी इन द गोडाउन से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा एवरेज एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, राइट। अब बच्चों ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, तो इसके लिए हम ध्यान से ऑब्जर्व करें। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, annual storage cost includes number 1 out of pocket cost। ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन सी होती है बच्चों, ये होती है कैश कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी कैश कॉस्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। कौन सी कॉस्ट कहते हैं बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, गोडाउन रेंट, गोडाउन का रेंट और डेप्रिसिएशन, कई बार दोनों भी हो सकते हैं। जैसे एक गोडाउन हमारा अपना है तो उस अपने गोडाउन का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन दो गोडाउन हमने हायर किए हुए हैं, रेंट पर लिए हुए हैं, लीज पर लिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है। तो गोडाउन रेंट और डेप्रिसिएशन, कॉमा सैलरी ऑफ गोडाउन कीपर, गोडाउन कीपर को सैलरी दी जाएगी। कई बार गोडाउन कीपर के साथ साथ हम लोग गार्ड भी हायर करते हैं, जो बाहर गोडाउन के चौकीदार होता है ना, उसको भी हम हायर करते हैं, तो उसकी भी सैलरी आ जाती है।
तो सैलरी ऑफ गोडाउन कीपर एंड गार्ड, कॉमा, अदर incidental expenses related to godown, other incidental expenses related to godown, गोडाउन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, राइट, गोडाउन की मेंटेनेंस। अब गोडाउन में भी साफ सफाई के लिए किसी छोटू मोटू को रखोगे ना, तो उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गोडाउन, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गोडाउन, और ये बच्चों सब मिलकर आपकी बन जाएगी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कैश कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। इसी के अंदर एक और पार्ट कौन सा ऐड किया जाएगा, देखो ना, फाइनेंस चार्जेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर थोड़ा सा पैसा आपने बोरो किया हुआ हो और कुछ पैसा आपने अपना लगा रखा हो, तो फिर दोनों को इंक्लूड करोगे। जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल के अंदर आपने 20 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख में से 12 लाख आपके बोरोड थे, 8 लाख आपके अपने थे। तो बच्चों जो 12 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो वो फाइनेंस चार्जेस यहां पर आएगा, और जो 8 लाख रुपए के ऊपर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर कर रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बर्डन यहां पर आएगा। तो कई बार दोनों भी हो सकते हैं, कई बार सिर्फ एक ही होगा। तो फाइनेंस चार्जेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल अरेंज्ड, राइट। तो इंटरेस्ट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल अरेंज्ड, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी, इंटरेस्ट फॉरगॉन, on funds blocked in the inventory in the raw material। जो पैसा हम लोगों ने इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक कर रखा है और वो हमारा अपना है, ऑन फंड्स नॉट द बोरोड फंड्स, तो उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट फॉरगो कर रहा हूं, दैट इंटरेस्ट एलिमेंट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, राइट। इसी के अंदर एक और चीज ऐड ऑन होगी। अब बच्चों ये चीज ना कभी कभार किसी क्वेश्चन का पार्ट बनती है, हर बार नहीं बनती, लेकिन आपको वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट रेडली अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट पहले से पता है, तो करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है कैलकुलेटर पे, और स्क्वायर रूट भी हमारा कैलकुलेटर निकाल देगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन को जरा सा भी अगर इंस्टीट्यूट ने हिला दिया तो कई बार बच्चा भी उसके साथ साथ हिलता है। तो इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है जिसको इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट। ये क्या है, इट इज द एस्टिमेटेड रिडक्शन, estimated reduction in the value of inventory, estimated reduction in the value of
इन्वेंट्री ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत गया। अब बच्चों, आप अगर केमिस्ट के पास कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो केमिस्ट आपको जो मेडिसिन देता है तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? आप सबसे पहले चेक करते हो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर नहीं करते तो करना चाहिए। अब जैसे मंथ चल रहा है सितंबर 2021 और अगर उस मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है सितंबर 2021, तो क्या आप ऐसी मेडिसिन को परचेज करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे अंकल ये तो अबाउट टू एक्सपायर है। तो आप जरूर कोई ऐसी मेडिसिन उससे लोगे जो आगे यूज हो पाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट ईयर तक। क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत कम यूज होती हैं लेकिन कभी कभार यूज होती हैं, ठीक है ना। जैसे किसी के सिर में दर्द है या उसको खांसी है, तो क्या वो खांसी वाली मेडिसिन सिर्फ एक दिन चलने वाली है? हो सकता है वो थोड़ी सी पी और उसके बाद बच गई। तो ऐसी सिचुएशन में उस शॉपकीपर की तो कोशिश होगी कि वो आपको जल्दी से जल्दी वही वाली मेडिसिन बेच दे और साथ में वो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट भी देगा जिसके ऊपर सितंबर 21 लिखा होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको सितंबर 21 वाली एक्सपायरी लेनी है या अक्टूबर 22 वाली लेनी है, क्योंकि वो भी मेडिसिन उसके पास अवेलेबल होगी लेकिन वो दिखाएगा नहीं। तो इसीलिए बच्चों ये है रिडक्शन, एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के गुजरने से हमारी जो वैल्यू में रिडक्शन हो गई उसको नाम दिया गया है ऑब्सोलिसेंस, राइट। तो इट इज ऑल्सो टू फॉर्म पार्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, राइट। और आपने नोटिस किया आपको स्टोरेज कॉस्ट में तीन चीजें इंक्लूड करनी है। एक कैश कॉस्ट यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, दूसरी फाइनेंस चार्जेस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और तीसरी ये ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट। ये तीनों चीजों को इंक्लूड करो, पूरे साल की ले लो और उसके बाद आप उसको एवरेज क्वांटिटी एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड से डिवाइड करो तो आपको एवरेज एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा। समझ आ रहा है, राइट। तो बच्चों इसको समझने के लिए, इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। तो आओ बस इस छोटे से एग्जांपल के दर्शन करो। मान लो हमारे प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट पी के लिए मुझे चाहिए मटेरियल। प्रोडक्ट पी रिक्वायर्ड मटेरियल एम। पी प्रोडक्ट है, इसको बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है? मटेरियल एम की हेल्प से। तो बच्चों पहली बात, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना होगा, इसी का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो फिर तो मैं प्रोडक्ट पी ही सीधा खरीदता हूं और प्रोडक्ट पी ही सीधा बेच देता हूं। लेकिन बच्चों एक बढ़िया सा एग्जांपल बनाने के लिए मैं यहां पर अपने आप को मैन्युफैक्चरर समझ रहा हूं और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट पी बनाएगा लेकिन रॉ मटेरियल एम की हेल्प से बनाएगा, राइट। ध्यान से इस एग्जांपल को समझिए। एस्टिमेटेड एनुअल सेल ऑफ प्रोडक्ट पी। आपको प्रोडक्ट पी आने वाले साल में 50,000 यूनिट्स बिकने की उम्मीद है, 50,000 यूनिट्स। लेकिन इसके साथ साथ बेचने के अलावा आपको अपने पास डिजायर्ड क्लोजिंग क्वांटिटी भी रखनी होगी और वो भी प्रोडक्ट पी की रखनी होगी एंड लेट इट बी 20% ऑफ एस्टिमेटेड सेल। जितनी बिकेगी उसका 20% आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा
आपका एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक 60% ऑफ एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक आप रखने वाले हो उसका 60% आप अपने पास ओपनिंग स्टॉक देखोगे या जनरली देखते हो, राइट। और उसके अलावा मटेरियल एम आपको चाहिए जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। मटेरियल एम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी लेट इट बी 5 kg, राइट। एक यूनिट पी को बनाने के लिए 5 किलो मटेरियल एम की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और इसके अलावा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगी, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है बच्चा पार्टी 6000 इंडियन डॉलर्स, राइट। और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी, क्योंकि आप खरीद क्या रहे हो, आप मटेरियल खरीद रहे हो, तो इसलिए स्टोरेज कॉस्ट भी किसकी ढूंढनी है, मटेरियल की। तो पर केजी ऑफ मटेरियल एम, पर केजी ऑफ मटेरियल एम लेट इट बी ₹400। मतलब पूरे साल में जितनी भी स्टोरेज कॉस्ट लगने वाली है उसको हम एवरेज क्वांटिटी जो स्टोर करने वाले हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एम, राइट। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता है आप मेरे लिए कैलकुलेट करो ना, बिल्कुल भी डरो ना। क्या कैलकुलेट करो बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन प्रोडक्ट की नहीं, मटेरियल एम की। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप सीख तो रहे हो मटेरियल के चैप्टर में, आगे जाकर जब आप लोग जॉब एंड बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी तरह का फॉर्मूला यूज होगा। वहां पर उस फॉर्मूले का नाम हो जाता है इकोनॉमिक बैच साइज। और आगे जाकर जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मूला रिकॉल आएगा। वहां पर बॉमल्स मॉडल के अंदर इस फॉर्मूले का यूज आप लोग देखोगे और आप लोगों को मेरी याद जरूर आएगी, ठीक है। वरना बच्चों मैं गाना गाऊंगा, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया त्याख भर आई, किसी से अब क्या कहना, राइट। तो ये है बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मुझे कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। तो क्या लिख रहा हूं बच्चों, सॉल्यूशन में चलते हैं ना। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में एब्रीविएशंस को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में आपको जरूर लिखना चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूरा, बाद में चाहे आप उसको ईओक्यू बना दो, कोई बात। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी, पर केजी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप निकाल किसकी रहे हो, तो याद रखना बच्चों आप मटेरियल एम की निकाल रहे हो, आप प्रोडक्ट पी की नहीं निकाल रहे, आप मटेरियल एम की निकाल रहे हो, राइट। अब बच्चों मुझे ये तीनों के तीनों इसके इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे। मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट पता करनी है,
फिर मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, फिर मुझे एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी, तब जाकर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला सक्सेसफुली लिख पाऊंगा। राइट, तो क्या लिख रहे हैं? वेयर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एम। बच्चों, वो एनुअल रिक्वायरमेंट मैं कहां से लाऊं? तो देखो ना, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एम इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन? एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी into average consumption per unit, average consumption per unit, right? Now where is estimated required production of product P? तो चलते हैं बच्चों थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। चलो, रिक्वायर्ड मटेरियल एम ढूंढना है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट पी की सेल है 50,000 यूनिट्स। मुझे डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 20% यानी 10,000 यूनिट्स, और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक होगा 60% ऑफ एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। और यहां से बच्चों मैं पहुंच पाऊंगा अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन पर। आओ देखो इधर, एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू estimated quantity to be sold, estimated quantity to be sold यानी 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स प्लस desired closing quantity and that is 20% of 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स का 20% कितना होता है बच्चों? कंप्यूटर जी से पूछो ना। तो ये होता है 10,000 यूनिट्स, और माइनस कर दो एस्टिमेटेड ओपनिंग क्वांटिटी एंड दैट इज व्हाट? 60% ऑफ क्लोजिंग क्वांटिटी, 60% ऑफ, ठीक है, 60% ऑफ 10,000 यूनिट्स, और ये हो जाएगा 6,000 यूनिट्स। और ऐसा करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो होगा 54,000 यूनिट्स। ओके रिपोर्ट, तो ये है बच्चों 54,000 यूनिट्स आपकी प्रोडक्ट पी की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन and required raw material, required material M। आपको बच्चों मटेरियल M कितना चाहिए? 54,000 यूनिट्स पर 5 किलो के हिसाब से बन जाएंगे 2,70,000 किलो। तो ये है बच्चों आपका न्यूमरेटर, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एम, राइट। और उसके अलावा आपके पास कौन कौन सी दो चीजें और चाहिए? एक आपको चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वो क्वेश्चन में दे रखी है, थैंक यू बोलो ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
आपको पता है बच्चों कितना बताया था मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? चलो अभी दिखाता हूं आपको ऊपर, देखो ना, यहां पर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है 6000 और साथ में एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी दी हुई है 400 रुपए, राइट। तो बच्चों ये 6000 और ये 400 रुपए का रोल हम यहां पर देखेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6000 एंड annual storage cost per kg, annual storage cost per kg is equal to rupees 400, right? Annual storage cost per kg is rupees 400. So therefore economic order quantity is equal to, computer जी, twice of 2,70,000 kg into rupees 6,000 divided by rupees 400. ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व करो ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप भी कैलकुलेट करो और मैं भी कैलकुलेटर की हेल्प लेने जा रहा हूं। चलो बच्चों मिलकर कैलकुलेट करते हैं। तो 2 into this, that is 5,40,000 into 6,000 divided by 400, और ऐसा करने पर जो आया इसका बच्चों हमने निकाला स्क्वायर रूट, और वो स्क्वायर रूट करने से मुझे मिल रहा है 2846 kg। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है बच्चों आपको एक बार में 2846 kg ही सिर्फ मंगवाना चाहिए। हालांकि आपको पूरे साल में 2,70,000 किलो मटेरियल चाहिए, लेकिन 2,70,000 किलो मटेरियल के लिए आपको हर बार 2846 kg का ऑर्डर देना पड़ेगा। दिस इज योर बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, राइट। अब बच्चों इस 2846 kg की हेल्प से आप चाहें तो एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वजह से आपको पूरे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो इसलिए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, एनुअल रिक्वायरमेंट, जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। एनुअल रिक्वायरमेंट 2,70,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज यहां पर वो EOQ है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या प्राप्त होगा, चेक करो ना कंप्यूटर जी। 2,70,000 kg को अगर 2846 kg से डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले बच्चों केजी से केजी कट जाता है और आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगी। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 2846 एंड द रिजल्टेंट फिगर इज 95 ऑर्डर्स अप्रॉक्स। अब बच्चों एक बात और सोचनी पड़ेगी, आपको एक साल में 95 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो द पॉइंट इज, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज में अगर आपको 95 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे तो आप कितने दिनों के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे? तो इसके लिए हम कहते हैं लैग इन 2 ऑर्डर्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। जैसे बच्चों आप लोग मेट्रो पे जाते हो ना, तो एक मेट्रो के जाने के बाद उस स्टेशन पर दूसरी मेट्रो कितनी देर में आ जाती है? 2 मिनट में, 5 मिनट में। इसीलिए हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लैग। नाउ लैग इन 2 ऑर्डर्स, लैग इन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए, लैग इन 2 ऑर्डर्स। जैसे बच्चों आप लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, आफ्टरनून में लंच करते हो,
रात को या शाम को डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ द फैमिली आप डिनर करते हो, तो क्या इन तीनों मील्स के बीच में कोई गैप नहीं होता? एंड दैट गैप इज लैग इन 2 मील्स। इसी तरह से यहां पर लैग इन 2 ऑर्डर्स, दैट इज डेज इन एन ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? जब तक बच्चों क्वेश्चन बोलेगा नहीं, हम 365 डेज ही ले लेंगे, राइट? कई बार क्वेश्चन खुद ही बोल देगा एज्यूम 360 डेज, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 360 डेज लेकर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 95 से डिवाइड करना होगा। अब बच्चों 5 से 5 काट मत देना, वरना फिर 9 से काट कर ये 365, ठीक है ना? कई बच्चे 5 से 5 काट देते हैं, फिर डिवाइड करके 4 डेज लिख देते हैं। नहीं बच्चों, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन बच्चों अब क्या हो रहा है? 3.84 डेज। 3.84 डेज का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 4 डेज, यानी आप हर 4th डे को ऑर्डर दोगे, राइट? हर 4th डे पर ऑर्डर दोगे। अब बच्चों मैंने एक बार लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही ऐसी क्वांटिटी है जिसका ऑर्डर देने पर हमारी एनुअल स्टोरेज कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होगी। तो चेक करें क्या ऐसा यहां पर हो रहा है। आओ इसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? नाउ एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट। Annual relevant cost is equal to annual ordering cost plus annual storage cost। annual ordering cost में annual storage cost को ऐड करो ना, that is। अब जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूं? दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट? तो आपको पता है आप 95 ऑर्डर्स प्लेस करने वाले हो और एक ऑर्डर पे 6000 रुपए का खर्चा होने वाला है। तो जब आप 95 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। पहले आप ना 100 को 6000 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6 लाख। फिर 5 को 6000 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा 30,000 उसको माइनस कर दो। 6 लाख में से 30,000 माइनस करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन 5,70,000 आएगा, राइट? और अगर आपको 95 का टेबल आता है तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बच्चों मुझे पता है आप लगाओगे शॉर्टकट ऑन कैलकुलेटर। और इसी तरह से एनुअल स्टोरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था? देखो यहां पर आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको एनुअल स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बताया हुआ है एवरेज क्वांटिटी यानी ऑर्डर साइज बाय 2, एवरेज क्वांटिटी इनटू एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी लगा लें। तो बच्चों आपने अभी ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला था ना, वो आपने कितना निकाला हुआ है? वो आपने निकाला है 2846। तो 2846 को कंप्यूटर जी डिवाइड करो ना, 2846 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ₹400 पर केजी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 5,70,000 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 100% क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने यहां राउंडिंग ऑफ की हुई है, राइट? तो चेक करते हैं क्या ये अप्रोक्सीमेट उसके आ रहा है। 2846 डिवाइडेड बाय 2 into 400 and the resultant figure is 2846 divided by 2
into 400, the amount is 5,69,200। क्या बताया था बच्चों, ये दोनों मोर और लेस इक्वल होंगे। लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चंस जो बच्चों आपको बुक के अंदर मिलेंगी ना, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन होगी। ये है बच्चों आपका पार्ट 1 जो आप लोगों को इशू किया जाएगा, राइट। इस पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस एग्जांपल और क्वेश्चन को करने के अलावा आप लोग स्टडी मटेरियल का भी बहुत सारा पार्ट इसके अंदर ही कवर्ड देखेंगे, राइट। तो ये फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है हमारी बुक। तो यहां पर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 11,39,200। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर कभी क्वेश्चन हमसे एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट मांगे तो क्या हमें हर बार ये कैलकुलेशन बड़ी बड़ी करके दिखानी पड़ेगी? क्या हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे? क्या हमें एवरेज क्वांटिटी के लिए ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा? तो बच्चों मैं इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन उस शॉर्टकट की डेरिवेशन आज नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा अगले एपिसोड में, राइट। लेकिन बच्चों आपको शॉर्टकट तो मैं पक्का बताऊंगा। वो शॉर्टकट क्या है कंप्यूटर जी? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, alternative solution, and that alternative solution is annual relevant cost। वो बच्चों आंसर देखना इसके आसपास आएगा, आसपास थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा लेकिन फिर भी। तो एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का शॉर्टकट क्या है बताओ ना। देखो बच्चों कितना सिंपल है। जैसे आप लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए स्क्वायर रूट 2AO बाय S कर रहे थे ना, यहां पर 2AOS कर देना। फिर बच्चों के दिमाग में घंटियां बज रही होंगी, सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? तो मैंने कहा ना ये मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, राइट। लेकिन अभी वेरीफाई तो करो, चेक तो करो कि जो मैंने लिखा क्या वो सचमुच में सेम आंसर दिलवा रहा है या नहीं। तो 2 into 2,70,000 into 6,000 into 400 और इन सब का होल स्क्वायर रूट, चेक इट आउट। 2 into 2,70,000 जो आजकल होता है 5,40,000। 5,40,000 को 6,000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उसका बच्चों आपको करना होगा स्क्वायर रूट। अब देखो जिन लोगों के पास 10 डिजिट्स का कैलकुलेटर है या 12 डिजिट्स का कैलकुलेटर है, उनका तो बच्चों यहां पर एरर आ जाएगा। तो आप उस एरर को कैसे अवॉइड कर सकते हो? आप एक काम करो ना, ये कितनी जीरो हैं? 3। ये कितनी जीरो हैं? 2। 3 और 2 5 और एक 6। 6 और चलो 6 ले लो। 6 जीरो को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू, देखो मैंने एक जीरो यहां से वापस ले लिया, ठीक है। और एक जीरो वापस लेने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये 27,000 हो रहा है। और फिर इसी को आपने मल्टीप्लाई किया इंटू 6 से, फिर मल्टीप्लाई किया 4 से, और यहां पर आ गया इन थाउजेंड्स, राइट। और 2 इंटू 27,000 अब करते हैं बच्चों दोबारा से 54,000 इंटू 24, और ये जो आया इसका स्क्वायर रूट करके और उसको बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप देखोगे ये आ रहा है ₹11,38,420 और ये है इसके अप्रोक्सीमेटली बराबर। बच्चे
सोच रहे होंगे सर ये बिल्कुल एक्यूरेट कब आ सकता है? ये बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट तब आएगा जब आपका स्क्वायर रूट निकालने पर, देखो यहां पर आपने जब स्क्वायर रूट निकाला था ना तो वो फ्रैक्शनल आया था ना 2846, क्योंकि यहां पर गंदी गंदी फिगर्स हैं। लेकिन अगर यहां पर होता 40,000 तो 40,000 का स्क्वायर रूट होता है 2,000। अगर यहां पर होता 1,60,000 तो 1,60,000 का स्क्वायर रूट होता है 4,000। समझ आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बिना किसी राउंडिंग ऑफ के आएगा। अभी यहां पर थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी बच्चों, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और साथ ही साथ आपको यह समझ भी आ गया होगा। अब आप एक काम करना, अभी आपके पास बुक्स तो है नहीं, आप सिर्फ ना लास्ट क्लास में जैसे मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी ना कि ये सचमुच में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो आप उस वेरिफिकेशन वाले पार्ट को एक बार खुद करना और खुद अपने जज बनो। ठीक है ना? किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या इसका आंसर ये है। आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस इसका आंसर ये है। राइट? तो इसीलिए बच्चों वेरिफिकेशन करते वक्त आप 3 ऑल्टरनेटिव्स ले लेना। लास्ट क्लास में मैंने वेरिफिकेशन सिखाई थी। ठीक है? आप क्या करना, एक क्वांटिटी ले लेना 2846 से कम यानी 2000 केजी। एक ऑल्टरनेटिव ले लेना 2846 केजी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी आप अपनी तरफ से ले लेना, लेट इट बी 5000 केजी। पर्पस क्या है? पर्पस ये है बच्चों, आप इससे कम वाली क्वांटिटी को भी चेक कर रहे हो और इससे ज्यादा वाली क्वांटिटी को भी चेक कर रहे हो, और आपका पक्का एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट का बर्डन यहां पे मिनिमम आना चाहिए। और अगर बच्चों मिनिमम नहीं आया तो समझ जाओ कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन करने वाले की गलती है, सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हो गई है। राइट? तो ये है बच्चा पार्टी हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का ये है शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट को बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, इसकी डेरिवेशन बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। राइट? लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड का। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सभी को दुआओं में याद रखिए। राइट? मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ मास्क बाहर जाएं तो जरूर लगाएं। राइट? क्योंकि बच्चों हमने कोरोना को हराना है, उसको देखकर डरना नहीं है, उसको हराना है। राइट? तो चलो बाय बाय बोलो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।